हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को गतिज ऊर्जा के बारे में बता रहे थे और उसी का आगे का भाग है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो गतिज ऊर्जा है प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि कोई कार है, मतलब गति करी गतिशील अवस्था में, तो उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसमें जो क्षमता आती है वो गतिज ऊर्जा होती है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। कोई वस्तु धीमी गति से चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा कम होगी। अब जैसे ये है, साइकिलें धीरे धीरे चल रही है तो इसमें गतिज ऊर्जा कम होगी। अगर ये लड़खड़ाते हुए गिर भी जाएगा तो उसे चोट वोट ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन एक कार है और तेज़ी से चल रही है और कोई बीच में आ जाएगा, टकरा जाएगा, तो उसे बहुत तेज़ चोट लगेगी, क्योंकि उस कार में गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, तो गति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो वही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। ये हो गया। जैसे कील पर पड़ने वाले गतिशील हथौड़े में कील को गाड़ने की क्षमता होती है। अब कोई जो है हथौड़ा है, भारी सा है, अब हम लकड़ी के टुकड़े पे कील रखा है तो हम उसको मारेंगे तो उसमें जो होती है गतिज ऊर्जा, गति आ जाती है। जब हथौड़े को ऊपर करते नहीं और कील पर मारते हैं तो गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो अब इसी तरह दूसरा उदाहरण है डैम, बांध। बांध को जब हम लोग खोल देते हैं तो जो उसमें से जो जल बहता है, इतनी तेज गतिज ऊर्जा होती है, इसमें इतनी तेज गति ऊर्जा होती है कि नीचे साइड में जो टरबाइन के ब्लेड होते हैं वो बहुत तेज़ी से घूमने लगते हैं और फिर उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। फिर उस विद्युत को जनरेटर में कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद घरों में भेजा जाता है, उसमें बल्ब जलता है, हीटर जलता है, एसी चलता है, तरह तरह के मतलब उसमें उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा होती है। जब तक डैम के अंदर रहता है तो वो स्थिर, वही जल स्थिर ऊर्जा के रूप में रहेगा। लेकिन जब खोल दिया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा बहुत तेज होती, और जब टरबाइन के नीचे आ जाता है जल बच्चों, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती है। जमीन पर जब जल आता है तो कोई ऊर्जा नहीं होती, जल तो वही है। गतिशील कार, गतिशील कार के बारे में बता दिया है। ऊपर से गिरता हुआ नारियल, चलती हुई हवा, चलती हुई हवा को बच्चों पवन कहते हैं। दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि, इन सभी में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को के या ई के से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वही इसका भी मात्रक होता है। अब एक एग्जाम्पल है, बड़े हथौड़े से कील लकड़ी में जल्दी और ज़्यादा अंदर तक चली जाती है। वही छोटी हथौड़ी से कील जो है देर में अंदर जाती, क्योंकि बड़े हथौड़े का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए उसके पास गतिज ऊर्जा की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है और वह ज़्यादा कार्य करती है। जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें जो है गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। कील को मतलब भारी हथौड़े से हम अगर करते हैं तो बहुत जल्दी और अंदर तक जाती है, धस जाती। लेकिन वही पतला सा छोटा सा हथौड़ा रहेगा, वो उससे अगर हम करेंगे तो बहुत देर में जाएगी और बहुत देर में अंदर जाएगी। ठीक है, उसमें गतिज ऊर्जा कम होती है। इससे सिद्ध होता है कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। हाँ, गतिज ऊर्जा मतलब समानुपाती द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब आते ये गतिज ऊर्जा के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा इस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होते हैं। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। अब कोई वस्तु है, मतलब गतिशील है और एक निश्चित वेग से चल रही है।
आगे बढ़ रही है, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ रही है। तो पहले हमने इस वस्तु पर बल लगाया, विस्थापित किया, गति होने लगी, उसमें त्वरण भी उत्पन्न हुआ। तो मतलब यानी हमने कार्य किया, ठीक है, तभी इसमें गति उत्पन्न हुआ, गतिशील हुआ, आगे बढ़ा। हाँ, तो उसमें जो गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न हुआ है, तो इस वस्तु पे किए गए कार्य के बराबर होती है, वही मतलब गतिज ऊर्जा कहलाती वही चीज़ है। वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। तो हम जो वस्तु पर कार्य कर रहे हैं बच्चों, वो इस वेग को पाने के लिए, जो वेग हमें मिल रहा है, गतिशील हो रहा है, निश्चित वेग से आगे बढ़ रही है, गतिशील है, तो इस वेग को पाने के लिए हमने पहले क्या किया था, कार्य किया था। तो इसी गति के कारण ही गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये गतिज ऊर्जा जो है इस वस्तु पर जो कार्य किए गए हैं उसके बराबर होती, जो हमें वेग को प्राप्त करना था, उसको पाना था, उसके लिए जो हमने कार्य किया है उसके बराबर गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे एक छोटी गोली किसी व्यक्ति पर धीमे से फेंकते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही उस गोली को बहुत तेज़ी से फेंकते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत तेज़ चोट लगती है। यही गोली तेज़ी से शीशे के दरवाजे या खिड़की की तरफ फेंक दिया जाए तो वह टूट जाएगी। वो छोटी सी गोली है, धीरे से फेंकेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा किसी पर, लेकिन वही तेज़ से फेंकेंगे तो उसे बहुत तेज़ चोट लगेगी। और वही और तेज़ी से अगर शीशे के दरवाजे पर, खिड़की पर अगर फेंक देंगे तो शीशा टूट जाता है। तो ऐसा गतिज ऊर्जा के कारण होता है। अतः जिस वस्तु में वेग ज़्यादा होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। गतिज ऊर्जा तभी होगा ज़्यादा जब वो तेज गति से जाएगा। अब गतिज ऊर्जा की माप के बारे में हम आते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती। परिमाण मतलब मात्रा जितना कार्य किया गया, जो उस वस्तु की विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किया जाता है, अथवा यूँ कहेंगे गतिशील अवस्था से विरामावस्था में लाने में किया जाता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब किसी गतिशील वस्तु की गति, जो ये कार चल रही है, हाँ कार चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा की माप जो कैसे किया जाएगा, तो जो इस माप कैसे किया जाएगा, तो इस पर जो कार्य हो रहा है, लोग चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी परिमाण, उस कार की उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किया जाता है, ठीक है। जब हम किसी कार को धकेलते हैं वो गतिशील हो जाता है, तो जितना हमने कार्य किया है तो विरामावस्था से वो जो गतिशील अवस्था में आता है, तो उसमें जो कार्य होता है तो वही गतिज ऊर्जा की माप होती है, ठीक है। उस वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने में जो कार्य किया जाता है वही गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप होती है। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु में जो गतिज ऊर्जा होती है उसका जो माप होता है, तो उस वस्तु पे जो कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है विरामावस्था से, मतलब शून्य अवस्था से जब वो गतिशील अवस्था में आ जाता है, तो जितना कार्य होता है वो उसके बराबर होता है। ये क्लियर हो गया। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु विरामावस्था में, m द्रव्यमान की कोई वस्तु विरामावस्था में, ये वस्तु है विरामावस्था में, m द्रव्यमान की है, तो वस्तु पर हमने एक फोर्स लगाया, बल लगाया, तो वस्तु जब वेग परिवर्तन होगा, जब वो गति करेगा शून्य से u बराबर 0 से वो आगे बढ़ेगा, मतलब v पर आएगा, तो उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण भी उत्पन्न होता है। फोर्स लगाने पर वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तब वो गति करने लगती है। तो नियम के अनुसार F बराबर m है, ये बच्चों न्यूटन का नियम है। तो ए को हम निकाल देते हैं और F बटा m आता है, ये फॉर्मूला है पहला। F बराबर m इंटू ए को हमने हटा लिया, ठीक है बच्चों। F बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण।
तो हमने त्वरण को अलग कर दिया, तो क्या हुआ, फॉर्मूला F/m हो गया। ठीक है, यदि वस्तु इस बल के कारण s दूरी चलती, मतलब s विस्थापन करती है, तो बल F द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, हाँ, तो वो तो है ही कि W बराबर F इंटू S होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। जब हम बल लगाएंगे विस्थापन होगा तभी कार्य होता है, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर समझाया गया है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर हमने फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया। हाँ, शुरू में तो विरामावस्था में यानी u बराबर 0 है। अब हमने इस पर फोर्स लगाया तो एक त्वरण उत्पन्न हो गया, गति करने लगा, तो अब आया अंतिम वेग इसका, यहाँ पर जब खिसक कर आया तो v बराबर हो गया, u से v में आ गया। विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन हुआ, हाँ, s। ठीक है, यह इसका विस्थापन कितना है, s है, त्वरण है। जब गतिशील हो गया, वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण उत्पन्न हुआ a। तो माना आरोपित बल F के कारण s दूरी चलने से वस्तु का वेग 0 से बढ़कर v हो जाता है, 0 से u बराबर 0 से बढ़कर v हो जाता। तो गति के तृतीय नियम समीकरण से गति का तृतीय समीकरण क्या है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, समीकरण 1 है। वो फॉर्मूला नंबर 1 था, फॉर्मूला नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम क्या करते हैं कि जो है a की जगह हमने F/m लगाया, क्योंकि a बराबर हमने निकाला था F/m, तो a की जगह, त्वरण की जगह F/m लगा दिए। हाँ, बाकी सब ऐसे ही है। u की जगह 0 हो गया, क्योंकि शुरू में वस्तु जो है विरामावस्था में थी, u बराबर 0, ये हो गया। अब क्या करना है कि नीचे वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये 2 जो है नीचे की तरफ आ रहा है, क्रॉस हो जा रहा है, तो क्या हो गया, mv स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू F इंटू S, ये तैयार हो गया। अब देखिए mv स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू F इंटू S, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आया, तो ये बन गया बराबर, क्या बचा, F इंटू S, ये तो 0 है। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, F इंटू S इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, F इंटू S होता है, तो F इंटू S इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ये तीनों बच्चों एक ही है, ये तीनों एक ही है। तो अब देखिए, कार्य के कारण ही वस्तु का वेग 0 से बढ़कर v हुआ, हमने कार्य किया तभी वेग में परिवर्तन हुआ, u से v हुआ। अतः यही कार्य F इंटू S वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप है, जितना हमने कार्य किया है उसी के कारण ही उतना गतिज ऊर्जा हुआ, जिसे हम K से या E K से प्रदर्शित करते। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए K भी लिख सकते हैं और E K भी लिख सकते हैं। K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये जो है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, या E K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग होल स्क्वायर। ठीक है, स्पष्टतः किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।